प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाते रह गए, प्रधानमंत्री बोटिंग करते रह गए और उनके खास ने विदेश में जाकर उनकी भयानक किरकिरी कर दी। दोस्तों, बंगाल चुनाव का दूसरा चरण सर पर है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ अमित शाह रैलियों पर रैलियां, रोड शो पर रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपनी संगठन की दिक्कतों को, पार्टी को वहां से उबारने के लिए कहीं बोटिंग ही कर रहे हैं, कहीं फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो कहीं रोड शोज कर रहे हैं, तो कहीं झालमुड़ी खा रहे हैं। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बीच चुनाव बीजेपी को आरएसएस के एक पक्के स्वयंसेवक और भाजपाई राम माधव के एक बयान की वजह से ऐसी किरकिरी का सामना करना पड़ेगा कि राम माधव को माननी पड़ेगी माफी और राहुल गांधी को पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस को घेरना पड़ेगा। दोस्तों, दो अलग अलग खबरें हैं, लेकिन ये दोनों खबरें कैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई हैं मैं आपको बताती हूं। आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ताबड़तोड़ प्रोग्राम्स उनके लगे हुए हैं, उनके कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो बंगाल में, बंगाल का चुनाव निर्णायक है। पूरी की पूरी बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है और मैं ये दावे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद फील्ड पे रही। आपने खुद मेरे चैनल में लगातार बंगाल चुनाव को लेकर अपडेट्स देखे, लोगों के ओपिनियंस देखे, लोगों की क्या राय है सरकार को लेकर वो देखा। लेकिन दोस्तों, इस बीच कुछ ऐसा हो गया दिल्ली में जिसने बंगाल चुनाव सहित मोदी सरकार की बड़ी किरकिरी करा दी। कैसे? दोस्तों, राम माधव को आप जानते होंगे, पुराने संघी हैं, आरएसएस के बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं। लेकिन राम माधव की तरफ से एक बयान दे दिया गया जिस बयान ने बीजेपी को बहुत मुश्किल में डाल दिया। बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं दोस्तों राम माधव, इनका पूरा जो इतिहास रहा है, जो पूरा बैकग्राउंड रहा है, वो संघी का आरएसएस का रहा है। इन्होंने अमेरिका में जाकर एक प्रोग्राम में, हडसन इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस में, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर बात हो रही थी। वहां उनसे एक सवाल पूछा गया। उस सवाल के जवाब में राम माधव ने ऐसी बात बोल दी जिसके बाद खुद राम माधव को माफी मांगनी पड़ रही है और अब बंगाल चुनाव में बीजेपी को इस बयान के लेने के देने पड़ जाएंगे। हालत ये हो गई है दोस्तों कि राहुल गांधी ने भी राम माधव को निशाने पर ले लिया है। हुआ क्या दोस्तों, राम माधव से अमेरिका में, अमेरिका भारत के संबंधों को लेकर सवाल पूछा गया और ये कहा गया, उनसे पूछा गया कि कहां कमी है। तब राम माधव अमेरिका के लोगों के आगे, अमेरिका की मीडिया के आगे ये कहते हैं कि हम कहां पीछे रह गए। सोचिए, राम माधव ये कह रहे हैं कि हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, जबकि विपक्ष, भारत का जो विपक्ष है, हम पर इतना एग्रेसिव था। फिर हमने 50% टैरिफ पर भी कुछ नहीं कहा, हमने 18% टैरिफ भी झेल लिया जो एवरेज से बहुत ज्यादा है। हम इन सब के लिए विपक्ष की आलोचना भी झेलते रहे। अब बताइए मोदी सरकार में कहां कमी रह गई। बकायदा राम माधव का ये पूरा वीडियो है और ये ऐसा वीडियो है जिसको देखकर कोई भी अपना सर पकड़ ले कि राम माधव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने ये इतना इस लेवल पर अमेरिका से संबंध बनाए रखने के लिए ये झेल दिया। अपने मुंह से अमेरिका में जाके स्वीकार कर रहे हैं और ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में जाकर रैलियों में वोट मांग रहे हैं इस बात पर कि देखिए हमारी सरकार ने देश का जो डंका है वो दुनिया में बजा दिया। तो तब हो गई दोस्तों जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले भारत के लिए नर्क जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बावजूद भी आज सुबह प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति पर जो जानलेवा हमला हुआ उस पर एक राहत जाहिर की है कि इस बात को लेकर वो बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं। जितने नेता हैं दोस्तों, जिस दिन मैं कोलकाता में थी उस दिन वहां पर बकायदा रवि किशन आए हुए थे, गोरखपुर के सांसद। वो वहां, क्योंकि हिंदी भाषी बहुत सारे लोग कोलकाता में रहते हैं ना, बिहार के लोग, वहां प्रचार कर रहे थे इस बात पर कि मोदी जी ने डंका बजा दिया पूरी दुनिया में। अमित शाह प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी ने डंका बजा दिया। खुद मोदी जी प्रचार कर रहे हैं बंगाल में कि मोदी जी ने डंका बजा दिया और उनके ही सहयोगी, बीजेपी और आरएसएस के सहयोगी अमेरिका में जाकर अमेरिका की मीडिया के आगे कह रहे हैं बताइए हम में कहां कमी रह गई संबंध सुधारने के लिए, हमने तो आपके लिए ये झेल लिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि जैसे ही राम माधव का ये वीडियो वायरल हुआ बीजेपी को लेने के देने पड़ गए। राम माधव को खुद माफी मांगनी पड़ी इस पूरे मामले में, बयान जारी करके कहना पड़ा मैंने जो कहा वो गलत था। भारत रूस से तेल का इंपोर्ट कभी भी रोकने के लिए राजी नहीं हुआ, साथ ही उसने 50% टैरिफ लगाने का भी जोरदार विरोध किया। मैं दूसरे पैनलिस्ट की बात के जवाब में बस एक सीमित सा तर्क देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तथ्यों के लिहाज से मेरी बात गलत थी, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब बताइए दोस्तों, वहां जाकर अपनी लिस्ट बता रहे हैं राम माधव, हमने ये भी झेला, हमने ये भी झेला, हमने 50% टैरिफ भी झेला, हमने 18% टैरिफ भी झेल रहे हैं जो कि एवरेज से ज्यादा है, हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया आपके कहने पर, और उसके बाद जब बवाल कटता है तो माफी मांग रहे हैं।
तो आप तो जानते हैं कि चाहे विदेश नीति हो, चाहे घरेलू राजनीति हो, जुबान से निकली हुई बात तो तीर की तरह होती है, जो निकल गई तो निकल गई। अब राम माधव भले ही माफी मांग रहे हो, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर राम माधव को घेरते हुए कह दिया, राष्ट्रीय सरेंडर संघ फर्जी नेशनलिज्म होता है नागपुर में, पूरी तरह से यूएस के आगे सरेंडर राम माधव वही कर रहे हैं जो संघ का चरित्र है, सही चरित्र है। अब राहुल गांधी ने दोस्तों न केवल राम माधव बल्कि पूरी की पूरी आरएसएस को इस पूरे मामले में लपेटे में ले लिया है। लेकिन यह बड़ा गंभीर मसला है। आप सोचिए, राम माधव जैसा इतना सीनियर नेता अमेरिका में ये बात बोल रहा है, क्या उन्हें पता नहीं कि वो क्या बात बोल रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि सोशल मीडिया के जमाने में उनका एक एक क्लिप वायरल होगा और वहां जाकर बोला, यहां आकर माफी मांग रहे हैं? वहां उनकी बोली हुई बात कट्टम कुट्टा थोड़ी हो सकती है। आप जो बोल दिया तो बोल दिया। आप सोचिए कि पूरी की पूरी सरकार अमेरिका के आगे किस तरह की बात बोल रही है। हालांकि राम माधव सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह सच है कि रूस से तेल हमने तब खरीदना शुरू किया जब अमेरिका ने उससे हमें परमिशन दे दी। यही परमिशन शब्द इस्तेमाल किया था ना अमेरिका ने हमारे लिए। यह सच है कि हम ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यह भी सच है कि इस तमाम युद्ध के हालातों में भी हमने तब तक रूसी तेल नहीं खरीदा जब तक अमेरिका ने नहीं कहा। और सोचिए दोस्तों, राम माधव ये सब कुछ कब बोल रहे हैं? बीच बंगाल के चुनाव में। अब आपको समझ में आया कि क्यों बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। अब आपके समझ में आया कि क्यों बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को वोटिंग करनी पड़ रही है, झालमुड़ी खानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नेशनलिज्म के मुद्दे पर बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हैं, खास तौर पर विदेश नीति के बारे में बात करते हैं, तो फिर ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार को मुश्किल में डाल सकती हैं। यह भी अपने आप में वैसे सोचने की बात है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री वोटिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, बड़ा वाला कैमरा लेकर फोटो वगैरह खींच रहे हैं। हालांकि उनके कैमरे से आज तक कौन सी फोटो ली गई हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन चलिए उनके शौक हैं। लेकिन ये सब कुछ तब हो रहा है जब घरेलू राजनीति में सरकार के आगे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री असम में गए प्रचार के लिए चुनाव में, मणिपुर नहीं गए। मणिपुर में अभी रिसेंट वहां पर हालात खराब हैं। हमारे देश के गृह मंत्री बंगाल में प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन वो मणिपुर जाने को राजी नहीं है। मणिपुर में कोई कैंप नहीं कर रहा है। सारे या तो बंगाल में कैंप करते हैं और जब बिहार में चुनाव होते हैं तो पटना में कैंप करते हैं। तो दिक्कत ये है, बीजेपी की दिक्कत ये है कि जब इस तरह के सवाल उठाया जाता है तो वो तुरंत नेशनलिज्म के मुद्दे पर आ जाती है। क्या नेशनलिज्म का मुद्दा? डंका बज रहा है, दुनिया में साख बढ़ गई, मोदी से पूछकर कोई फैसले नहीं लिए जाते। लेकिन जब खुद आपके नेता, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए इतने सीनियर नेता, जिनको आप ही भेज रहे हैं अमेरिका इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, दोस्तों राम माधव अपने स्तर पर तो वहां जा नहीं सकते, तो राम माधव को वहां भेजा गया होगा। वहां भेजा गया है तो ये बोल के भेजा गया है क्या कि वहां जाके ये बोलना है और अगर बवाल हो जाए तो फिर घर आकर यहां माफी मांगनी है? ये अपने आप में सवाल है। इसलिए राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष उन्हें घेर रहा है। और अब जब नेशनलिज्म के मुद्दे पर बंगाल में ये मुद्दा उठाया जाएगा, डंका वाला, तो फिर आप देखिएगा तृणमूल कांग्रेस भी इसी मुद्दे को घेरेगी। आप इसको किस तरह से लेते हैं? और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बंगाल चुनाव में 8-9 दिन फील्ड पर उतरकर मैंने चप्पे चप्पे की रिपोर्ट आपके सामने रखने की कोशिश की है। यकीन जानिए, बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब 5 किलोमीटर दूर तक मैं पहुंच गई, ताकि आपको केवल कोलकाता का नहीं, पूरा बंगाल का सूरत हाल रख पाऊं। और मेरे चैनल में लगातार बंगाल की जनता क्या सोच रही है वो जानकारियां आपके सामने अभी मैं रखती रहूंगी, क्योंकि ऐसी कई वीडियोज में और लेकर भी आई हूं। इसीलिए बंगाल चुनाव की हर अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगी।